Hi everyone. So welcome to the last lecture of emergencies under Indian polity. ठीक है, GS2 Indian polity lecture 38. ठीक है, and the last topic for today is your financial emergency under Article 360. ठीक है, with this our whole emergency part will be over. ठीक है, तो आज का लेक्चर ज़्यादा बड़ा होगा नहीं बिकॉज जो भी इसके प्रोविजंस हैं वो बहुत ही कॉमन ग्राउंड्स पे हैं व्हेन वी कंपेयर इट विद नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल. ठीक है, तो जल्दी से पढ़ सकते हैं एंड ऑफ कोर्स यू कैन रेफर चैप्टर 16 ऑफ एम लक्ष्मीकांत. ठीक है, उसके अंदर एक कंप्लीट हो जाएगा पूरा टॉपिक. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. Financial emergency is mentioned under your article 360, right? And the reason why this gets declared or can be declared in future is when the financial stability of India or the credit of India, जहाँ मतलब पैसे का लेन देन अगर कहीं इंडिया को पेमेंट करनी है. ठीक है, हमारे पास कई ऐसे इंटरेस्ट रेट पे पैसे हम उठाते हैं अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए. फॉर एग्जांपल आपका जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया. ठीक है, इनसे अगर इंडिया पैसे लेता है किसी सर्टेन प्रोजेक्ट के लिए तो ऑब्वियसली दे एक्ट एज अ बैंक और इंडिया को कुछ ना कुछ लाइन ऑफ क्रेडिट भी देनी होती है या कुछ पेमेंट रिवर्ट करनी होती है. नीड्स टू पे इंटरेस्ट. ठीक है, तो उठाता पैसा इंडिया तब है जब कोई जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया. ठीक है, या फिर कोई मेजर ऑल इंडिया लेवल पे कोई ना कोई स्कीम इम्प्लीमेंट करनी है, जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव है, अगर उसको पूरा इम्प्लीमेंट करना है पूरे ऑल इंडिया लेवल पे तो उसके लिए जितना पैसा चाहिए, अगर हमारे पास पैसे की कमी है तो हम इन एक्सटर्नल फंड से पैसा ले सकते हैं. तो पैसे का आदान प्रदान हो गया या किसी दूसरे कंट्री को आपने लाइन ऑफ क्रेडिट पे पैसे देने हैं, इमरजेंसी है, उन सारी कंडीशंस के बेसिस पे अगर सब चीज़ आप इंक्लूड कर दो तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जहाँ पे इंडिया की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करा जा सकता है कि भाई इंडिया ने पैसे लिए और डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर होने वाला है या वो रिटर्न पैसे रिटर्न नहीं कर पा रहा. ठीक है, या फिर जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जैसे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है. ठीक है, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे बट अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका इट्स नॉर्मली योर एक्सपोर्ट वर्सेस इंपोर्ट. ठीक है, सो आइडियली क्या होता है, इंपोर्ट के अंदर हमारा पैसा जाता है. ठीक है, डिप्लीशन ऑफ डॉलर. ठीक है, और एक्सपोर्ट के केस में हमारा एडिशन ऑफ डॉलर होता है. ठीक है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है जहाँ पे हमारा एडिशन ऑफ डॉलर बढ़ नहीं रहा और सीधा डिप्लीशन ऑफ डॉलर जा रहा है, मतलब देश से सिर्फ पैसा बाहर जा रहा है. ठीक है, इंपोर्ट में आप जो भी पेमेंट करते हो किसी भी गवर्नमेंट के साथ, किसी भी कंपनी के साथ, जो इंपोर्ट करा रहा है इंडिया के अंदर, वो पेमेंट इवेंचुअली होती इंटरनेशनल प्राइस के बेसिस पे है, दैट इज़ योर डॉलर्स ओनली. अब इंडियन रुपीज़ में डॉलर्स का क्या रेट चल रहा है वो सारी चीज़ें मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, दैट इज़ पार्ट ऑफ योर इकोनॉमिक्स. बट अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो अमाउंट जा रहा है, अगर उसमें नेगेटिव की वैल्यू आनी स्टार्ट हो जाती है. नेगेटिव की वैल्यू का क्या मतलब है कि एक्सपोर्ट का जो प्राइस है वो घट रहा है. ठीक है, और आपके इंपोर्ट में जितना पैसे आप दे रहे हो ना वो बढ़ता जा रहा है. ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका ज़्यादा पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है एज़ कम्पेयर टू जो पैसा इंडिया के अंदर आना चाहिए था. उस केस के अंदर अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में ज़्यादा बड़ा इंपैक्ट आता है कि भाई इंडिया को बहुत ज़्यादा पैसे देना है और उसके पास सोर्स ऑफ इनकम कम होती जा रही है, या फिर इंटरनल एक्सपेंडिचर्स जो हैं, जो हमारे एक्सपेंसेस में हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया आपका, और भी अलग अलग टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं. आपकी पूरा जो पेंशनर्स को पैसा जाता है, आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो पैसा जाता है एज पार्ट ऑफ सैलरी, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस में आते हैं. तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जहाँ पे भाई बाहर के देश या बाहर के किसी ऑर्गेनाइजेशन को पैसे पे करने हैं और हमारा इंटरनल एक्सपेंसेस कट डाउन करना है, उस केस के अंदर आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी कंसिडर करके आपके जितना भी क्राइसिस है उसको एड्रेस किया जाता है. ठीक है, तो इसमें लिख लो, if financial stability of India or credit of India is under the threat and the president is satisfied that such threat exists, then he can simply impose financial emergency. ठीक है, तो ऑब्वियसली जो हमारे आखिरी के दो इमरजेंसीज थे उसी की तरह प्रेसिडेंट ओनली ही कैन इम्पोज फाइनेंशियल इमरजेंसी. ठीक है,
फाइनेंशियल इमरजेंसी आपके मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसीज भी प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं, जस्ट लाइक योर नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हमने पिछले 2 इमरजेंसीज में पढ़ा, वहाँ पे आपके हर 6 महीने बाद रिवाइवल होने ज़रूरी हैं, बट इस केस के अंदर जो पीरियड ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी है इज़ इनडेफिनिट, ठीक है। मतलब अनिश्चित काल के लिए अगर एक बार इम्पोज हो गया वो प्रेसिडेंट मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी बाय प्रेसिडेंट, तो उसमें ऐसा नहीं कि हर 6 महीने में उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है, और ऐसा भी नहीं है कि जस्ट लाइक स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल की वो 3 साल के बियॉन्ड नहीं जा सकता। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में इट्स इनडेफिनिट, मतलब एन नंबर ऑफ ईयर्स तक चल सकता है, ठीक है। एंड नो नीड टू seek approval after every 6 months, ठीक है। तो ये वाले 2 पॉइंट्स अगर आप कंपेयर करोगे फाइनेंशियल इमरजेंसी को आपके नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल से, तो चीज़ें और क्लैरिटी मतलब अच्छे से समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और लिख लो कि भाई जो पीरियड है वो तो इंडेफिनिट है, और जो डिक्लेयर करेंगे वो भी प्रेसिडेंट खुद ही डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। और जो रिवोकिंग की जो पावर है वो भी सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, ओनली प्रेसिडेंट कैन रिवोक फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्रिवल पॉइंट ये है कि जैसे नेशनल इमरजेंसी तो हमें पता है 1975 हमारा एक प्राइम एग्जांपल है, और प्रेसिडेंट रूल भी आए दिन मतलब बहुत से ऐसे एग्जांपल मिल जाएंगे कि जहाँ पे हमारे मल्टीपल स्टेट्स के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा है, बट फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी इंडिया के अंदर, इट्स अ फैक्ट, ठीक है। इसको याद रखना, ठीक है, लिख लो इसको, नेवर गॉट imposed in इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। लिख लो इसको, नो फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ एवर बीन इम्पोज इन इंडिया, ठीक है। ऑल्दो वी हैड अ फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 1991 में, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी है इंडिया के अंदर, इवन दो फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 1991 हैपन, ठीक है। उसके अंदर भी वर्ल्ड बैंक से बात करके हमारी इवेंचुअली इकोनॉमी ओपन हुई थी, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्लस पॉइंट ही था, बिकॉज 1991 से पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी थी। ये सारी टर्मिनोलॉजी मैं इकोनॉमिक में और अच्छे से बता दूंगा, बट एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी है। फाइनेंशियल क्राइसिस आया था इंडिया के अंदर 1991 के अंदर, जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चला गया था। तो येस, वर्ल्ड बैंक के साथ डिस्कस करके वी कंक्लूडेड दैट येस इट्स हाई टाइम टू ओपन आवर इकोनॉमी सो दैट फॉरेन companies can come and invest in our country, or set up their offices, set up their industries in India, ठीक है। तो वो चीज़ हुई थी, ठीक है। अब इसके अलावा एक चीज़ और है, नेशनल लेवल पे आपकी नेशनल लेवल ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी के अलावा we can have financial emergency for any specific state also, ठीक है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो ऑल इंडिया लेवल पे ही लगेगा, किसी भी स्टेट पे, मतलब ऑब्वियसली फाइनेंस तो हर स्टेट का भी खुद का होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा अराइज हो रहे हैं किसी स्टेट के लिए, तो प्रेसिडेंट उस एक स्पेसिफिक स्टेट के अंदर भी अपना फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। इसको लिख लो, इफ़ एनी स्टेट और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री इज फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम देन इट कैन बी टेकन एज रेफरेंस टू इम्पोज फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें भी वही है कि जो रेजोल्यूशन है, जब जैसे डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी के बाद 2 मंथ्स का टाइम है, 2 months टाइम टू गेट
पार्लियामेंट अप्रूवल, ठीक है, और इसके अंदर आपका सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर भी आपके पास पार्लियामेंट से उस रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए 2 महीने का टाइम है, और वो पास आपका सिंपल मेजॉरिटी के बेसिस पे हो सकता है, ठीक है। लिख लो इस चीज़ को, पार्लियामेंट नीड्स टू अप्रूव फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू सिंपल मेजॉरिटी विद इन 2 months ऑफ इट्स इम्पोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट, ओनली प्रेसिडेंट can revoke financial emergency by proclamation of revocation issued by president itself, ठीक है। तो only president can revoke financial emergency, ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। सो इसके बाद जो हमारे पॉइंट वो बचा है, मतलब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। इसमें लिख लो, द रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन प्रोविजंस दैट नॉर्मली एग्जिस्टेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट सीज्ड टू बी इन ऑपरेशन, ठीक है। तो जैसे आपका प्राइम एग्जांपल जीएसटी कलेक्शन जो है, फॉर एग्जांपल जीएसटी कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, हालांकि ये आप जीएसटी का जो मतलब कलेक्शन है वो आप डिस्ट्रीब्यूशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर इंक्लूड होगा नहीं होगा, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट येस अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो अगर इस एग्जांपल को समझना है कि कैसे सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशन जो है, स्टेबिलिटी जो है वो मतलब इट कैन सीज टू बी इन ऑपरेशन, तो उसको ऐसे समझो कि भाई जीएसटी का जो कलेक्शन होता है ना, उसमें सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई है तो सेंटर कैन रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट दैट इज़ गेटिंग पेड टू द स्टेट, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अगर स्टेट को उसका अमाउंट नहीं मिल रहा है तो इट माइट लीड टू सम सीरियस कंक्लूजन्स, राइट। तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए ये पॉइंट है कि जब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी में द रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन प्रोविजन दैट नॉर्मली एग्जिस्टेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट सीज टू बी इन ऑपरेशन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है जीएसटी का, जीएसटी लेके आप ये चीज़ समझ सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, दिस विल सीज टू एग्जिस्ट इफ देर इज़ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ऐसे लिखो, ये हम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी पढ़ रहे हैं। द यूनियन गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट द स्टेट एग्जीक्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। देखो हर स्टेट में उसकी खुद की इकोनॉमी होती है, ठीक है। उस खुद की इकोनॉमी के बेसिस पे द स्टेट मेक सम डिसीजंस। अब अगर वो ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जहाँ पे उनको बार बार सेंटर से और पैसे लेने पड़ रहे हैं एज अ ग्रांट, एज अ सपोर्ट, ठीक है, या आरबीआई से और पैसे ले रही है कोई स्टेट गवर्नमेंट, तो ऑब्वियसली सेंटर कैन इंटरवीन एंड आस्क द स्टेट एग्जीक्यूटिव टू मेक श्योर योर फाइनेंशियल हेल्थ इज इन चेक, बिकॉज इवेंचुअली इफ एनी स्टेट फाइनेंस मतलब इफ एनी फाइनेंसेस ऑफ एनी स्टेट इज गेटिंग फेल्ड, तो वो कहीं ना कहीं आपके पैसे का जो बैलेंस शीट है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव में जाएगा, बिकॉज वन स्टेट इज़ नॉट एट ऑल केपेबल ऑफ मेंटेनिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। एंड ऑब्वियसली सेंटर कैन ऑल्सो इंटरवीन एंड इम्पोज फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑन दैट स्टेट अंटिल द सिचुएशन इम्प्रूव्स, ठीक है। तो इसको सेकंड पॉइंट में लिख लो, द यूनियन गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट द स्टेट एग्जीक्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तीसरा लिखो, अब होता क्या है कि मनी बिल एंड फाइनेंशियल बिल ऑफ एनी स्टेट कैन बी पुट ऑन होल्ड
by governor and can be asked and can be passed की जगह and can be referred to president। ठीक है, तो अभी होता क्या है कि भाई कोई एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ही नहीं। अब उसके केस में कोई ऐसा मनी बिल या फाइनेंशियल बिल स्टेट असेंबली में पुट फॉरवर्ड करा गया जो कि एज पर गवर्नर उसको लगता है कि भाई ये तो और ज़्यादा उसकी सिचुएशन और ख़राब हो सकती है स्टेट की। स्टेट फाइनेंशियल सिचुएशन कैन बिकम मोर कंसर्निंग इफ़ दिस मनी बिल और फाइनेंशियल बिल गेट्स पास्ड। ठीक है, तो उस केस में गवर्नर अपना एसेंट देने से पहले ना उस बिल को प्रेसिडेंट के रिव्यू के लिए रख सकता है, और अगर प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली उस बिल को गवर्नर भी रिजेक्ट करके आप वापस दे सकते हैं। ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्टेज इन पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्रिवियल पॉइंट है, लिख लो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, कैन द स्टेट गवर्नर रिजर्व अ मनी बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इवन व्हेन इट इज़ पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव। ठीक है, तो यह जो हमने ऊपर डिस्कस करा इसका आंसर ही है यस। स्टेट गवर्नर कैन सेंड द फाइनेंस बिल और द मनी बिल फॉर द कंसिडरेशन टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड दैट कैन हैपन। फोर्थ लिखो, यूनियन एग्जीक्यूटिव कैन डायरेक्ट द स्टेट एग्जीक्यूटिव टू रिड्यूस सैलरी और अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी स्टेट गवर्नमेंट फंक्शनरी। ठीक है, तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी यूनियन एग्जीक्यूटिव कैन आस्क स्टेट एग्जीक्यूटिव to reduce salary or allowance of all or few state government functionary। ठीक है, ऑब्वियसली मतलब हमने कोविड के टाइम पे भी देखा था कि कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो एम्प्लॉयज़ थे उनको सैलरी कट के मिलने लग गई या उनकी सैलरी रिड्यूस हुई थी, सो दैट टू हैंडल द फाइनेंशियल क्रंच दैट हैपन। ठीक है, तो सेम गोज फॉर अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो यूनियन एग्जीक्यूटिव कैन आस्क स्टेट एग्जीक्यूटिव टू रिड्यूस द सैलरी और अलाउंस ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट फंक्शनरी। ठीक है, एक और एक ट्रिवियल पॉइंट लिख लो। क्वेश्चन, ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी विच कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी सैलरी कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। ठीक है, विच constitutional functionary salary cannot be reduced। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑल। ठीक है, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी में सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर सी ग्रेड डी ग्रेड एम्प्लॉयज़ तक की सैलरी में कट आउट हो सकता है इफ़ द फाइनेंशियल कंडीशंस आर नॉट स्टेबल और देर इज़ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो येस, इवन द पर्सन इज़ होल्डिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन और इज़ हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेजिग्नेशन, द सैलरी कैन बी कट डाउन और ठीक है, टू मीट द क्राइसिस ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसीज। ठीक है, ठीक है, ऑल इसके आगे कॉमा, एवरीवन्स सैलरी कैन बी रिड्यूस्ड। ठीक है, और इसके अंदर आपका तीनों टाइप के आ जाते हैं। ठीक है, जुडिशरी भी है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर किसी भी इन तीनों में से किसी का भी कोई भी पोजीशन पे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, कोई भी मेंबर हो,
उन सब की सैलरी में कट आउट हो सकता है टू एड्रेस द फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, और जुडिशरी के अंदर आपका सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी मान लो, ठीक है, या कोई भी हाई कोर्ट का जज मान लो, सबकी सैलरी कम हो सकती है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर एंड विद दिस वी हैव क्लोज्ड आवर नेशनल इमरजेंसीज, पूरा नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, एंड द लास्ट विच वी कवर टुडे इज़ योर फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विथ पार्ट 5 जुडिशरी। ठीक है, और हम नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी योर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लेक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ प्लान फॉर नेक्स्ट। ठीक है, एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ठीक है, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट बिकॉज आप में से कई लोग वीडियो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। हर ऑल्टरनेट डेज पे लेक्चर आ रहा है, सो दैट आपका पूरा जो इंडियन पॉलिटी का प्रिपरेशन है वो पूरा स्ट्रीमलाइन रहेगा। ठीक है, एंड आफ्टर दिस एज अ कन्वेड अर्लियर, छोटा लाइट टॉपिक उठाएंगे, लाइट सब्जेक्ट विच इज़ विल बी योर डिजास्टर मैनेजमेंट अंडर GS3। ठीक है, सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द कंटेंट। ठीक है, hit the bell icon, and thank you for watching, and I'll see you in the next one. Keep studying hard. Bye bye.